अवनी क्लास 6 चैप्टर 9। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का पाठ टेलीविजन का आविष्कार। टेलीविजन, अरे टीवी, जिसे हम रोज देखते हैं। अनेक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम तक पहुंच पाते हैं। बच्चों, अगर इंसान धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उसके लक्ष्य प्राप्ति में उसे रोक सके। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जॉन लॉगी बेयर्ड का जीवन। उनके जीवन में बहुत बाधाएं आई। उन्हें पूरे जीवन भर अभावग्रस्त रहना पड़ा। अभावग्रस्त मतलब उनके पास ज़रूरी चीज़ों की भी पूर्ति नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि लगातार अनवरत अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहे। फलस्वरूप वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए। उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया और इस पाठ में इसी संघर्षपूर्ण तथा विलक्षण प्रतिभा के धनी आविष्कारक की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत की गई है। जीवनी मतलब बच्चों उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। शुरू करते हैं बच्चों ये पाठ। टेलीविजन का आविष्कार। किसे पता था कि 14 अगस्त 1888 ईस्वी को जन्मे जॉन लॉगी बेयर्ड एक ऐसा आविष्कार करेंगे जो मनोरंजन, विज्ञान प्रसार के लिए पूरे विश्व की जरूरत बन जाएगा। जे.एल. बेयर्ड का जन्म स्कॉटलैंड के हेलेंसबर्ग कस्बे में हुआ था। बेयर्ड की माता का नाम जेसी और पिता का नाम जॉन बेयर्ड था। जॉन बेयर्ड पेशे से पादरी थे। पादरी मतलब बच्चों चर्च में जो सबसे प्रमुख होते हैं, जो धर्म की बातें करते हैं, उन्हें पादरी कहा जाता है। वे अपने बेटे को भी पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन लॉगी बेयर्ड इस और न इनकी रुचि थी और न ही उनका कोई इस तरफ ध्यान था। इसलिए उन पर तो बचपन से ही नई नई खोज करने की धुन सवार रहती थी। धुन सवार रहना मतलब उस कार्य में लगे रहना इनका स्वभाव था। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बच्चों एक कहावत है। मतलब कि जो लोग होशियार होते हैं ना, वो बचपन से ही दिखाई देने लग जाते हैं। वो अपनी अपनी चीज़ों को अपने कार्यों से चरितार्थ करते हैं। तो कहने की ये कहावत इन पर बिल्कुल ठीक बैठती थी। बचपन में ही उन्होंने अपना टेलीफोन एक्सचेंज बनाने की ठानी। आप जानते हैं ना टेलीफोन एक्सचेंज किसे कहते हैं। बस फिर क्या था, झटपट अपने 4 मित्रों के घर तक तार बिछा डाले। फिर चारों मित्र घर पर बैठे बैठे टेलीफोन पर आपस में गपशप करने लगे। ये तार नीचे झुके हुए थे। कोई गाड़ीवान इन तारों में उलझकर चोट खा बैठा। उसकी शिकायत करने पर बेयर्ड को ये तार हटाने पड़े। इस प्रकार टेलीफोन एक्सचेंज की कहानी का यही दुखद अंत हो गया। दुखद अंत मतलब उन्होंने बहुत चाव से टेलीफोन एक्सचेंज बनाया था, इस पर बैठकर बातें करते थे, पर जैसे ही कोई गाड़ीवान इसमें उलझकर नीचे गिरा तो ये सारे तार, ये जो उनका किस्सा था, ये यहीं खत्म हो गया। पर बेयर्ड कब शांत बैठने वाले थे। उन्होंने अपने घर के पीछे बगीचे में पेट्रोल से चलने वाला जनरेटर बना डाला। जनरेटर मतलब बच्चों जो बिजली जनरेट करता है। अब हमारे यहाँ तो विद्युत या बिजली कैसे आती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है, जहाँ से सभी घरों को सप्लाई किया जाता है। पर जब हम कहीं शादी में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा एक जनरेटर लगा हुआ होता है, पेट्रोल से चलने वाला, डीजल से चलने वाला। तो बस उन्होंने ये बना डाला। तार तो उनके पास थे ही। फौरन तार फैलाकर अपने सारे घर को जनरेटर की बिजली के प्रकाश से उन्होंने जगमग कर दिया। 13 वर्ष की अवस्था में बेयर्ड को ग्लाइडर बनाने की धुन सवार हुई। ग्लाइडर जानते हैं ना बच्चों आप, जिससे हम आसमान में उड़ सकते हैं। बिना देर किए उन्होंने अपने मित्र हैरिस की सहायता से ग्लाइडर बना डाला। फिर दोनों मित्र ग्लाइडर उड़ाने के लिए घर की छत पर जा चढ़े। बेयर्ड अभी उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं हुए थे कि हैरिस ने ग्लाइडर को उड़ाने के लिए छत से नीचे धकेल दिया। ग्लाइडर ऊपर उड़ने के बजाय धड़ाम से नीचे जा गिरा और टूट गया। ग्लाइडर के साथ साथ जे.एल. बेयर्ड भी धड़ाम से लॉन में जा गिरे और मौत के मुंह में जाते जाते बचे। बच्चों ये असफल प्रयास थे उनके द्वारा किए गए कार्यों के, पर इससे उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि जितनी असफलताएं उन्हें मिलती जा रही थी उतना वो सफल होने के लिए और ज्यादा प्रेरित हो रहे थे। बेयर्ड बचपन से ही शारीरिक रूप से दुर्बल थे, बहुत कमजोर थे। उन्हें बार बार बीमारी घेर लेती थी, पर वे कुशाग्र बुद्धि और धुन के पक्के थे। सब कुछ भूलकर वे अपने काम में जुटे रहते थे। देखिए, शारीरिक असमर्थता भी उनके इन कार्यों में कभी बाधा नहीं डालती थी।
ये बड़ी विचित्र बात है कि स्कूल में बीएड की गिनती मंद बुद्धि छात्रों में होती थी। मतलब जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, समय पर कार्य नहीं करते, जिन्हें देर से समझ में आता है, क्योंकि स्कूल की पुस्तकों पर ध्यान देने के बजाय वे नई नई खोज करने में ही अपना सारा ध्यान लगाते थे। बच्चों, हमारे साथ भी कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिन्हें टीचर डम्ब या मंदबुद्धि कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में मंदबुद्धि नहीं होते। उनके साथ परेशानी ये होती है कि उन्हें पुस्तकों में ध्यान लगाना अच्छा नहीं लगता, उनकी रुचि कहीं और होती है और वो जबरदस्ती किताबी ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। इसलिए बीएड भी कहीं और ध्यान लगाने के चक्कर में किताबें पढ़ नहीं पाते थे और उनकी गिनती कहाँ होती थी? मंदबुद्धि बच्चों में। 1906 में उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड टेक्निकल कॉलेज में प्रवेश लिया। कुछ ही वर्षों बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण बीएड उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए। मतलब चाहते तो थे वो बहुत हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध छिड़ते ही उनकी पढ़ाई जो थी बच्चों, वो बीच में अधूरी रह गई। फिर भी नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने में वे निरंतर जुटे रहे। निरंतर मतलब लगातार। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर बीएड ने सेना में भर्ती होने के लिए अनेक बार प्रयत्न किए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे भर्ती न हो सके। अंत में मजबूर होकर उन्हें एक बिजली घर में नौकरी करनी पड़ी। बीमारी ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा। परेशान होकर उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। बच्चे, शारीरिक रूप से तो वो बचपन से ही दुर्बल थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए शारीरिक दुर्बलता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए वो जहां कहीं भी जाते वहां बीमारी उनके पीछे पीछे चली जाती। बीएड खाली बैठने वाले प्राणी नहीं थे। वे कभी एक खोज में जुटते तो कभी दूसरी में। उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि एक चीज पर पूरा ध्यान लगाने से ही बात बनेगी। सहसा उनके मन में विचार आया कि जब बिजली के सहारे आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है तो फोटो क्यों नहीं भेजी जा सकती। बस वे इसी काम में जुट गए। बीएड के इस प्रारंभिक अनुसंधान कार्य को कोई देखता तो कोई उन्हें कबाड़ी बताता। अब अनुसंधान मतलब उनका जो आविष्कारों के लिए जो वो लगातार प्रयोग करते थे ना बच्चों, यहाँ पर उन्हें अनुसंधान कहा गया है। उन्होंने कबाड़ी के यहाँ से एक पुरानी मोटर खरीदी, बिस्किट के खाली डब्बे से प्रोजेक्टर बनाया, फिर पुराने लेंस, बिजली के तार आदि को जोड़कर एक उपकरण बनाया। उपकरण मतलब बच्चों एक ऐसा डिवाइस बनाया। उनका मानना था कि इस उपकरण के चालू होने से पर्दे पर तस्वीर उभरेगी, लेकिन सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। मतलब काम शुरू करते ही कोई ना कोई परेशानी आ जाना। बच्चों एक मुहावरा है। बीएड ने 2000 वोल्ट की बिजली पाने के लिए सैकड़ों शुष्क सेल जोड़ रखे थे। उनसे जुड़ा हुआ तार कहीं से भी थोड़ा कटा हुआ था। वह बीएड के हाथों से छू गया। उसे बहुत तेज झटका लगा और झटका लगने से बीएड बेहोश हो गए। उनका हाथ भी जल गया। परिणाम स्वरूप कुछ दिनों के लिए उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा। मतलब जो वो चाह रहे थे ना कि आवाज के साथ साथ फोटो भी भेज सकूं, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे शुष्क सेलों को आपस में जोड़ रखा था, जिनमें क्या था, बहुत ज्यादा करंट था और तार कहीं से कटा हुआ था। उन्होंने देखा नहीं। जैसे ही बीएड ने उसे छुआ, इतनी जोर का उसे झटका लगा कि वो वहीं बेहोश हो गया और उसका काम बहुत सारे दिनों तक के लिए वहीं रुक गया। बीएड छोटी मोटी कठिनाइयों से तो नहीं घबराते थे, पर विवशता ये थी कि आगे प्रयोग करने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फूटी कौड़ी ना होना मतलब थोड़ी सी भी धन या संपत्ति ना होना। तभी लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर से उन्हें आर्थिक सहायता का प्रस्ताव मिला। वे अपनी सब सामग्री लेकर लंदन पहुंच गए। उन्होंने वहां पर अपना उपकरण लगाया और उसका प्रदर्शन भी करने लगे। उस समय तक इस उपकरण के पर्दे पर धुंधले धुंधले रेखा चित्र उभरते थे। रेखा चित्र मतलब बच्चों कुछ लाइंस दिखाई दी थी। सीधा पिक्चर, जो सही पिक्चर हम टीवी पर देखते हैं ना, ऐसा सटीक पिक्चर नहीं उभरता था। लोग उन्हें देखते और उनके सामने ही उनका उपहास करते। कुछ लोग तो इसे धोखाधड़ी भी समझते थे। तंग आकर बीएड ने अपना ये प्रदर्शन भी बंद कर दिया। मतलब अब जब लोगों के सामने ये बात आती ना कि वो आवाज के साथ साथ पिक्चर भी दिखाएंगे, तो लोग कल्पना करते लगते एक बिल्कुल साफ सुथरी पिक्चर की, लेकिन उसे सामने आने में कुछ वक्त था। इसलिए लोग उनका मजाक उड़ाते और उनके मजाक को सुन सुनकर बीएड ने तंग आकर अपना ये प्रदर्शन उनके सामने करना बंद कर दिया।
बच्चों अंततः वे तंगहाल होकर ही अपने उपकरण में सुधार करने में जुट गए। अंततः मतलब अंत में जब इतना सब कुछ होने लगा तो वो अपने ही उपकरण में क्या हुआ, उसमें सुधार करने लगे कि कहाँ ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसकी वजह से साफ साफ तस्वीरें नहीं आ रही। सौभाग्यवश तभी बेयर्ड के दो चचेरे भाइयों ने 500 पाउंड की रकम उन्हें भेजी। अब लंदन के जिस स्टोर ने उन्हें पैसे दिए थे वो पैसे भी उनके खत्म हो गए थे, वहाँ पर सही प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए वापस उनके पास पैसों की तंगी आ गई थी। पर इसी समय उनके दो चचेरे भाई यानी चाचा के लड़कों ने उन्हें कुछ पैसे दिए। भाइयों की यह शर्त थी कि यदि टेलीविजन का प्रयोग सफल रहा तो आमदनी में आधा हिस्सा उनका भी रहेगा। अब बेयर्ड दुगने उत्साह से अपने अनुसंधान में जुट गए। उन्होंने बेयर्ड टेलीविजन लिमिटेड के नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई। उन्होंने प्रयोगों के लिए आवश्यक कलपुर्जे खरीदे और अपने साथ ही बिल के साथ नए नए प्रयोग करने लगे। यह बिल कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि बेयर्ड एक मुखौटे को बिल के नाम से पुकारते थे। मतलब मुखौटा जो हम अपने चेहरे पर लगाते हैं ना बच्चों, वो, और उसे वो बिल कहा करते थे। कहते हैं कि सच्ची लगन और परिश्रम कभी निष्फल नहीं जाती। निष्फल मतलब बेकार नहीं जाती। बेयर्ड की मेहनत भी एक दिन रंग लाई। 2 अक्टूबर 1925 ईस्वी की दोपहर बेयर्ड अपने प्रयोगों में खोए हुए थे। उन्होंने अपने उपकरण का स्विच दबाया तो पता है क्या हुआ? ट्रांसमीटर के सामने लटकाए हुए बिल का चेहरा पर्दे पर साफ साफ उभरा। आंख, नाक, मुंह सब कुछ एकदम स्पष्ट। बेयर्ड तो खुशी के मारे जैसे उछल पड़े। उन्हें अपनी आंखों पर एक विश्वास नहीं हुआ। वे फौरन दौड़कर नीचे आए। अब वे किसी अन्य व्यक्ति को अपने ट्रांसमीटर के सामने खड़ा करना चाहते थे। जल्दबाजी में उन्होंने नीचे जो लड़का दिखाई दिया वे उसी को घसीटते हुए ऊपर ले आए। लड़के को ट्रांसमीटर के सामने तेज रोशनी में खड़ा किया और स्वयं दूर लगे उपकरण के सामने जाकर देखने लगे। लेकिन अफसोस, लड़के की आकृति नहीं उभरी। मतलब वो जो बिल का मुखौटा था ना, वो तो उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर जैसे ही लड़के को सामने लाके खड़ा किया उसकी तस्वीर वहां पर नहीं आई। इससे बेयर्ड बड़े दुखी हुए। वे सोचने लगे कि बिल की आकृति पर्दे पर दिखना क्या दृष्टि भ्रम था? मतलब क्या उनकी आंखों का धोखा था? क्या वो सारा दिन यही सोचते रहते हैं, इसलिए उन्हें ये भ्रम हो गया, ये संशय हो गया कि कहीं ये सच में उन्हें आकृति दिखाई तो नहीं दे रही? नहीं, बिल का चेहरा, आंख, नाक, कान सभी तो पर्दे पर साफ साफ दिखाई दिए थे। जरूर कोई अन्य गड़बड़ी है। जांच पड़ताल के लिए बेयर्ड ट्रांसमीटर के सामने पहुंचे तो देखा वह लड़का तो डर के मारे दूर एक कोने में दुबका खड़ा था। मतलब जो ट्रांसमीटर के सामने उन्होंने जिस लड़के को खड़ा किया था वो ट्रांसमीटर के सामने था ही नहीं। फिर भला उसकी आकृति पर्दे पर कैसे दिखाई देती? बाद में इस लड़के को कुछ पैसे देकर उन्होंने ठीक स्थान पर खड़ा किया तो उपकरण के पर्दे पर लड़के की शक्ल साफ साफ दिखाई दी। बेयर्ड की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी वर्षों की साधना, जो तपस्या वो कर रहे थे, वो सफल हो गई। टेलीविजन का आविष्कार करने में वे सफल हो गए थे। मतलब जहां वो चाह रहे थे ना कि आवाज भी जहां सुनाई देती है वहां वो तस्वीर भी दिखे, तो आज उनका ये सपना बच्चों सच हो गया था। 26 जनवरी 1926 ईस्वी को बेयर्ड ने अपने टेलीविजन का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इससे उनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई। ख्याति मतलब उनकी प्रसिद्धि। पर बेयर्ड एक सफलता से ही संतुष्ट होकर बैठ जाने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे सिनेमा के लिए टेलीविजन रंगीन तथा गहराई वाले मतलब 3D टेलीविजन बनाने वाले अनुसंधान में फिर से जुट गए। अब तक तो हम सामान्य पिक्चर देखते थे, पर अब उन्होंने 3D पिक्चर वाला टेलीविजन बनाना शुरू किया। 1941 में ही उनका वह स्वप्न भी पूरा हो गया। मतलब 1941 में उन्होंने 3D वाला टेलीविजन या सिनेमा का जो अनुसंधान वो करना चाहते थे वो भी पूरा कर लिया। इससे पूर्व 1931 ईस्वी में बेयर्ड ने अमेरिका की यात्रा की। वहां उन्हें पूर्ण सम्मान मिला। मतलब उन्हें बहुत इज्जत मिली। अमेरिका प्रवास के दौरान बेयर्ड ने अपनी महिला मित्र मार्गेट अल्ब्यू को भी अमेरिका बुलाया और यहीं पर दोनों विवाह बंधन में बंध गए। बच्चों, ये जीवनी चल रही है हमारे टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड की। बेयर्ड चुनौतियों का जवाब देना भली भांति जानते थे। अप्रैल 1927 ईस्वी में अमेरिका की बेल टेलीफोन कंपनी ने वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक 200 मील तक की दूरी पर टेलीविजन संदेश भेजकर वाहवाही लूटी। इसके 1 महीने बाद ही बेयर्ड ने लंदन से ग्लासगो तक
435 मील दूर टेलीविजन संदेश भेजकर बेल कंपनी की चुनौती को करारा जवाब दे दिया। बेयर्ड का अनुसंधान कार्य टेलीविजन तक ही सीमित नहीं था बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के साथ साथ उन्होंने रडार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। बेयर्ड का मन न जाने क्या क्या करने को छटपटाता रहता था, पर बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अस्वस्थ होने के कारण कई बार तो वे महत्वपूर्ण समारोहों में भी भाग नहीं ले पाते थे। मतलब जो उनके लिए आयोजित किए जाते थे ना सम्मान समारोह, कई बार तो वे वहां भी नहीं पहुंच पाते थे। जून 1946 ईस्वी में बेयर्ड के ट्रांसमीटर का उपयोग करके बीबीसी ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय के उपलक्ष्य में हुई सेना की शानदार परेड का सीधा प्रसारण भी किया। इस अवसर पर बेयर्ड को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे इस समारोह में सम्मिलित नहीं हो सके। इसके 6 दिन बाद ही वे 14 जून 1946 को बेयर्ड केवल 58 साल की उम्र में ही इस संसार से विदा हो गए। आज बेयर्ड हमारे बीच नहीं है, पर उनका खोजा हुआ टेलीविजन हमें युगों तक उनकी याद दिलाता रहेगा। वे जीवन भर अभावग्रस्त रहे। उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आई, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जो कुछ भी करने की ठानी उसे पूरा करके दिखाया। उनके जीवन से हमें धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा और अध्यवसाय की प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों, ये सारे गुण थे टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड में, और उनके जीवन से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी जी जान से उसमें जुट जाना चाहिए। चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए जीवन में, चाहे कितने अभाव आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारे राह को रोकने का प्रयास करें, पर हमें हारना नहीं है।